तो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में देखते हैं जैनी और लैला अपनी रीना के पास आ चुके होते हैं। रीना कह रही होती है, क्या तुम्हें घास फूस चाहिए? क्या तुम लोग भूसे का इस्तेमाल करके फेस्टिवल बनाना चाहते हो? तो जैनी कह रही होती है कि हाँ, नॉर्थ के हर एक हिस्से को देखने के बाद हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे भूसा बहुत ज्यादा अमाउंट में है। इन सारी चीजों का यूज करके हम अच्छा खासा फेस्टिवल आयोजित कर सकते हैं, जहाँ पर कि लोग काफी मजे भी करेंगे, सामान का लेन देन भी कर सकते हैं और मौज मस्ती एक साथ ही हो जाएगी। तो वो भी कह रही थी कि वो तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग घास फूस से फेस्टिवल तैयार करोगे। फिर उसको याद आता है कि हाँ, इस वजह से मुझे याद आया जब मैं कोरिया में थी तो ऐसा ही कोई रीजनल फेस्टिवल हुआ करता था, जहाँ पर कि हर एक रीजन के लोग आए थे और सारे के सारे मजे करते थे। वहाँ पे कितना मजा आता था फेस्टिवल के अंदर, कितना ज्यादा खाने की चीजें हुआ करती थी। ज्यादातर लोग वहाँ पर वीकेंड के अंदर ही जाया करते थे और वो होता भी इसी टाइम के आसपास था। ठीक है भाई, जैनी और लैला ऐसा कोई इवेंट तैयार करना जिसमें कि अडल्ट और बच्चे सारे के सारे मजे कर सके। वहीं जैनी उसकी ओर घूरते हुए सोच रही होती कि ये औरत यही है ना, वो द ब्लैक फ्लावर लेडी, लेडी रीना रूबेल्ट। यहाँ की जनता इसके प्रति काफी ज्यादा इज्जतदार है और इसकी पर्सनैलिटी भी कुछ इस प्रकार की है जैसे कि लोगों को लीड करना चाहती हो। ये कहने की तो जरूरत है नहीं, ये कितनी ज्यादा सुंदर है और हेल्दी तो बहुत ज्यादा है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है हमारे डूचेस बनने के लिए। लॉर्ड कैलन, फाइनली आपने भी आपका परफेक्ट मैच फाइंड आउट कर ही लिया। और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं तो पीछे से लैला कह रही होती है कि हे, रो क्यों रही हो? वैसे अगर मैं बता दूं, मैंने लास्ट एपिसोड में इसको एज अ मेल कंसीडर कर दिया था, बट ये फीमेल है तो अब समझ गए हो, तो फिर इसको फीमेल ही कंसीडर करेंगे। दिन अगले ही दिन में बाहर आ चुके होते हैं। रीना कह रही थी तो सच में हम लोग इस भूसे का यूज करने वाले हैं, पर इसके बावजूद भी हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा, कुछ खास चीज जो कि उसको और भी ज्यादा आकर्षक बना दे। तो वो लोग कह रहे थे क्या कुछ ऐसा जो आकर्षक बना दे? वो भी कह रही थी कि हाँ, मैं बताती हूँ। देन इसी के बाद अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट कर देती है, चारों तरफ फैला देती है। उसके ब्लैक मैजिक देख करके इनकी फट गई। रीना बता रही थी कैसे रहेगा अगर ऐसे मैं अपनी फायर को आर्टिफिशियल फायर की तरह यूज करूँ। ऐसे काफी ज्यादा फैंटेसी लग रहा है ये, है ना? वो दोनों तो बहुत चक्के होकर किसी को देख रहे होते। जीना तो कह रही थी क्या बात है, डर गए क्या मेरी फायर देख करके कि ये मजेदार नहीं है, लोग इसकी ओर काफी ज्यादा आकर्षित होंगे। वहीं देखते हैं जैनी को, जिसके कि तोते अब लाल हो चुके होते हैं। कह रहे होते कि ये कह रहे हैं कि लोग इसकी फायर की ओर आकर्षित होंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है, पर ये लेडी ये तो ब्लैक फ्लेम्स का यूज कर रही है। ये कोई एक साधारण औरत नहीं है, इसके पास ब्लैक मैजिक है जिसके पास कितना था इमेंस पावर है। इसका मतलब ये कोई एक सेंटेंस नहीं है, ये तो डीमन लॉर्ड है। क्या मैं इतने लंबे समय से डीमन लॉर्ड को अपने डूचेस बनाना चाहती थी? वहीं कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कैलन को, जो कि कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसके बाद अगर मैं ये तुम लोगों को दिखा देता हूँ उसके बाद तुम लोग शक नहीं करोगे। वही फायर के पास आ चुका होता है जो कि जल रही होती है। वो कह रहा होता है कि देखो ये फ्लेम, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो। जिस समय मैंने पहली बार लेडी रीना को अपनी फ्लेम्स का यूज करते हुए देखा था, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत चक्का रह गया था, बट ये इतनी ज्यादा शानदार, आई मीन इतनी ज्यादा डरा देने वाली नहीं है। वही रीना को देखते हैं जो कि हर जगह आग पे आग लगाई जा रही होती है ताकि लोगों को और भी अच्छा लगे। वो वेरोनिका से पूछ रही थी कि वेरोनिका क्या इतना इनफ रहेगा? वेरोनिका कह रही थी कि हाँ, ये इनफ तो रहेगा बट हमें थोड़ा हल्का करना चाहिए। ये वो समय होता है जब अपने कैलन ने सबसे पहली बार रीना को अपनी फायर का यूज करते हुए देखा होता है। वो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर रीना ब्लैक मैजिक का यूज करती है? प्रेजेंट में वो बता रहा होता है कि हाँ, उस समय वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया था कि जिसको मैं सेंटेंस समझा करता था वो एक ब्लैक मैजिक का यूज कर रही है। और ऊपर से थैनोस जो कि इसके साथ ही रहता है वो डीमन लॉर्ड है। कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। देन उन्हीं दोनों से कह रहा था कि लैला और जैनी जरा इधर देखो, और डायरेक्टली आग के अंदर अपना हाथ डाल देता है, जो देख कर के जैनी की फट जाती है। वो कह देती है कि यंग मास्टर, बट उसके हाथ पे कुछ हुआ नहीं होता है। बता भी रहा था कि ये देखो, ये जो फ्लेम थे ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अक्सर लोग लेडी रीना की पावर्स को देखने का उनको डीमन लॉर्ड समझा करते हैं, पर ऐसा कुछ है ही नहीं इधर। हमने ब्लैक फ्लावर लेडी इसीलिए उनका नाम रखा ताकि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको क्लियर करा जा सके। जो सुनकर के अपनी जैनी का मुंह सड़ जाता है। कह रहे थे क्या इसका मतलब इतने दूर दिनों से जो अफवाहें चल रही थी वो है ही नहीं, लॉर्ड कैलन और लेडी रीना ये प्यार में है ही नहीं है। क्या ही बकवास, मैंने फालतू में टाइम बर्बाद कर दिया। सोचा जाए तो फिर वो सिर्फ गाना लोगों को बहाने के लिए था, सिर्फ वो बेकार था यार। मैंने क्या क्या अपने सपने सजा लिए थे सोच करके, और यहाँ पे पता चल रहा है ये सारी चीजें तो फेक थी। मैरिज तो आउट ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर।
पर फिर भी कुछ भी कहो, जब भी लॉर्ड कैलन लेडी रीना की ओर देखते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो उनकी आंखों में देख करके कोई भी बता सकता है कि वो बंदा उस औरत के प्यार में है। ठीक है, अब हम लोग प्लान के अकॉर्डिंग ही इस शो को प्ले करने वाले हैं और इन दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स को जगा देंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और द ग्रैंड फाइनल ऑफ द नॉर्थन फेस्टिवल का जो सीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और इस शो के अंदर द ब्लैक फ्लावर लेडी फाइनली अपने प्रिंस का प्यार को एक्सेप्ट करेगी। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है रीना को, जो कि हैरान होते हुए कह रही थी कि तुम चाहती हो कि मैं फाइनल जो सीन है वो स्टेज पे जाकर के परफॉर्म करूं। जैनी भी बोल रही थी कि हाँ, ऑडियंस यही चाहती है, वो आपको वहां देखना चाहती है। वैसे भी जो प्रिंस है इस बैंक्वेट को होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए प्रिंस कैलियन ही यहाँ पर मेन कैरेक्टर बनने वाले हैं। वहीं पर देखते हैं चेस को, जो कि रोर कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अनएक्सेप्टेबल, मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता। जो पर्सन होना चाहिए स्टेज पे वो आप होना चाहिए, मेन कैरेक्टर आप ही हो यहाँ पे, ना कि वो। योगेश की बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, वो भी कह रहा होता है कि ये लो, इसका बकवास फिर से चालू हो गया। फिर से सीन दिखाया जाता है, जैनी कह रही होती क्या तुम इस रोल के अगेंस्ट में हो, क्या तुम चाहते हो कि लॉर्ड कैलियन यहाँ पे प्ले ना करे मेन रोल। तो अपना चेस भी कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स यहाँ नॉर्थ के अंदर ये सारा फेस्टिवल हो रहा है और तो यहाँ नॉर्थ के ड्यूक विंटरसोर है, तुम कैसे किसी और को मेन कैरेक्टर की लाइन निभा दे सकती हो। मेन कैरेक्टर का जो रोल है वो सिर्फ मेरे लॉर्ड के ऊपर ही जचता है। और दोनों के दोनों लड़ने लगते हैं। जो कैलियन और रीना होते हैं इनको लड़ता हुआ देख काफी हैरान लूका भी चिल्ला रहा होता है और कहानी सुनाने वाला भी बताने लगता है कि इसी तरीके से अभी भी अच्छे से डिबेट चल रही है, लोग एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि किसको यहाँ पर मेन कैरेक्टर का रोल देना चाहिए। एक तरफ जैनी अपने लॉर्ड को सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ चेस अपने लॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रीना इसमें किसको चूज करने वाली है। वही भाई जैनी कह रही है कि देखो द लेडी ऑफ द ब्लैक फ्लावर एक लव सॉन्ग है, इस वजह से स्टेज के ऊपर जाने का हक सिर्फ उसी बंदे को होगा जो कि सच में प्यार के अंदर हो। तो वो भी कह रहा होता है क्या प्यार के अंदर। जैनी बताने लगती है कि हाँ, और जैसे कि तुम लॉर्ड कैलन को देख सकते हो, वो सच में लेडी रीना के साथ प्यार में है। जो सुन करके खुद ही कैलन कह रहा होता है क्या। लूका भी हैरान, अपनी जो रीना होती है वो भी घूर रही होती है, इस वजह से उसको तो यहाँ पे पसीने छूटने लगते हैं और ब्लश करने लगता है। जोश देख करके उसको भी समझ आता था, वो जोश से चीख मारती है क्या। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि अब जाके थोड़ा बहुत रीना को आइडिया लगा कि हाँ, ये जो ब्लैक फ्लावर सॉन्ग चला है लोगों के बीच में ट्रेंडिंग चल रहा है, वो सबके सब जानना चाहता है कि जो ब्लैक फ्लावर लेडी उसका प्यार है कौन। अब उसको धीरे धीरे की सारी बातें समझ में आ रही है कि हाँ चल क्या रहा है। रीना तो यही कह रही होती कि यार मेरी कहानी तो बिल्कुल सोप ओपेरा की तरह बन चुकी है। पर अगर हम लोग चेस के अकॉर्डिंग देखें तो फिर सारे के सारे नॉर्थनर्स रोस्टिन को यहाँ पर सपोर्ट करे जा रहे हैं। सच में ये तो सिर्फ एक शो ही है, इतना ज्यादा झंझट क्यों खड़ी कर रहे हैं सब लोग। अब ये सारी की फालतू की ही चीज है। तो वेरोनिका बता रही थी कि माय लेडी ये कोई फालतू की चीजें नहीं है। जब भी कोई नोबल लेडी एक पब्लिक इवेंट को होस्ट करती है तो ये एक पॉलिटिकल मैटर बन जाता है और जिस किसी को भी आप अपने साथ चूज करोगे स्टेज के ऊपर, उसका इन्फ्लुएंस पब्लिक के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो रीना सोच रही थी क्या पब्लिक की सोच के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, पर किस लिए, किस चीज को लेकर के। पर देन डायरेक्टली हमें फेस्टिवल वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लोग मजे कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा फेस्टिवल के अंदर घूम रहे होते हैं इधर उधर। और कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि ये जो डिबेट थी कि कौन जाएगा स्टेज के ऊपर रीना के साथ, वो अभी भी बहस के अंदर ही, किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि रीना किसको चूज करने वाली है। और फेस्टिवल इसी तरीके से शुरू भी हो गया। वहीं रीना तैयार होती है स्टेज के लिए, कहने लगती कि वाह ये ड्रेस कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तो जैनी बता रही थी कि ऑफकोर्स ये हमारे साउथ की तरफ की ड्रेस है। अपनी लाला भी कह रही होती कि हाँ साउथ की ड्रेस तो होते ही झकास है। फिर हाउस ऑफ ड्यूक के अपनी वाहवाही करने में लग जाते हैं। शर्म भी नहीं आ रही होती है, अपने ड्यूक के नाम की वाहवाही कर रहे हैं, क्या शर्म आएगी। वैसे माय लेडी मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे लॉर्ड के साथ साउथ की ओर चलती हो तो फिर आप ऐसी लग्जरियस लाइफ को काफी इजीली जी सकती हो और वर्ल्ड भी आपके बारे में जान सकेगा। ऐसी चीजें आप रोजाना पहन सकती हो। जो सारी बातें सुन करके अपनी रीना सोच रही थी कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि मैं कैलन के साथ इनके साउथ चल दूं। रुको, क्या इनका मतलब उस तरीके से जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ। बेचारी को अब जाकर के रियलाइज हो रहा होता है कि ये लोग किस चीज की तैयारी में लगे पड़े हैं। देन सोचने लगते कि रुको, अगर इस तरीके से मैं कैलन के साथ स्टेज पे चली जाऊंगी और लोगों ने देखा कि मेरा कनेक्शन उसके साथ काफी अच्छा चल रहा है तो नॉर्थन पीपल्स को डर रहेगा ना कि मैं नॉर्थ को छोड़ करके चली जाऊंगी। और क्या सच में मैं अपना इतना प्यारा सा विलेज छोड़ करके यहाँ से जा सकती हूँ साउथ की ओर।
ठीक है, समझ गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, इस शो का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। देन उन दोनों से कहने लगते कि मुझे पता है कि मेरे साथ स्टेज के ऊपर कौन जाने वाला है। अगला सीन दिखाया जाता है पब्लिक का, जो कि यहाँ पे क्लैपिंग कर रहे होते हैं। रीना और उसके साथ जो उसका बंदा है, दोनों के दोनों स्टेज के ऊपर आ रहे हैं। रीना बता रही होती है स्टोरी को नरेट करते हुए कि हाँ, मेरे पास रास्ता था काफी अच्छा, जिसको मैंने चूज भी किया। इस रास्ते का चूज करने से रोमांस से कुछ भी मतलब नहीं है। मेरी चॉइस को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने ये रास्ता चूज किया क्यों। ये फेस्टिवल बनाया गया था सबसे पहले नॉर्थन पीपल्स के लिए, और मैंने इसीलिए ये रास्ता भी चूज किया ताकि नॉर्थन पीपल खुश हो। और इस बात को सुनकर आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि मेरी चॉइस क्या होने वाली है। ऑफ कोर्स माई चॉइस इज जोस्टिन। इसका कोई रोमांटिक फीलिंग से संबंध नहीं है, बट मैंने इसको इसलिए चूज किया ताकि नॉर्थन पीपल खुश रहे, क्योंकि मैं अपने ही लोगों को निराश नहीं देख सकती। वहीं लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं इन दोनों के लिए। अपना एमसी लाइन में बोल रहा होता है कि रीना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गहरा है। ये इतना गहरा है कि मैं अब भूल चुका हूँ कि मुझे किस तरीके से जीना है। मैं इतना ज्यादा पागल हो चुका हूँ इसके अंदर कि मैं अपना कुछ भी तुम्हारे लिए त्याग सकता हूँ, तुम्हें दे सकता हूँ। सो प्लीज एक्सेप्ट दिस। जीना इसकी ये लाइनें सुन करके तो बहुत चक्की रह जाती है, कह रही होती है रुको, ये क्या बोल रहा है, ये तो स्क्रिप्ट के अंदर था ही नहीं। वहीं लोग तो काफी ज्यादा हुर्रे कर रहे होते हैं, उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। पीछे इन तीनों को देखते जो कि लाइन में खड़े हुए होते हैं। अपनी जो लैला होती है कहने लगते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे लॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जैनी कहने लगती कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए इससे भी ज्यादा बेटर होगा कोई ना कोई। गॉड ने आपके लिए प्रिजर्व करके रख रखी है किसी लेडी को, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है माय लॉर्ड। तो वो कह रहा था कि हे, मुझे रिजेक्शन नहीं मिली है और मुझे तुम दोनों की सिंपैथी की भी जरूरत नहीं है। ऐसे याद पर्दा ढक जाता है, दोनों पर्दे के पीछे आ जाते हैं और इसी तरीके से इनका ये जो प्ले होता है खत्म हो जाता है। अपनी रीना कहने लगती है, हे रोस्टिन, क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी सही से? मेरे हिसाब से तुमने तो पढ़ी थी। देन वो भी स्माइल कर रहा होता है, उसको हंसता हुआ देख वो कहने लगती, क्या ये हंस रहा है? जानबूझ के इसने कुछ किया है क्या? फिर ऑस्टिन बताना रहता है, देखो जब से मैं बच्चा था उसके बाद से अब तक ये पहली बार है कि एक फेस्टिवल नॉर्थ के अंदर दोबारा से हुआ है, क्योंकि किसको ही पता था एक दिन इस बर्फीले मैदान में भी सूरज की रोशनी आके पड़ेगी। मैं तो इस बात पे यकीन कर लिया था, ऐसा दिन तभी आ सकता है जिस दिन मैं डेमन लॉर्ड को किल कर दूंगा। जो सन उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। ऑस्टिन कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि वो तुम ही हो जिसने की इन सारी चीजों को करा है और यहाँ के लोगों को इतनी खुशियां दी है, इसलिए मैं पूरे दिल से इन सारी चीजों को और तुम्हारे फेवर को रिटर्न करना चाहता हूँ। मैं जो भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए मैं वो करना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो भी डिजायर हो बस मुझे बता दो, क्योंकि मैं इस रिपे को पे करना चाहता हूँ। ये सारी चीजें मैं दिल से कह रहा हूँ रीना, सच में मैं तुम्हारी जेनरसिटी को पे करना चाहता हूँ। और उसको इतना स्माइल करते हुए बातें करता हुआ देख हीरा तो रीना तो हैरानी रह जाती है। कहने लगती है कि ये बंदा ये जब भी इतना ज्यादा प्यारी से स्माइल करता है और ज्यादा हैंडसम लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसा कैरेक्टर मैंने इस गेम के अंदर पहले कभी ना देखा ना उसके साथ कभी प्ले किया है। अरे अरे मैं ही क्या सोच रही थी। देन कहने लगती कि अरे मैंने ये सारी चीजें इसलिए नहीं किया ताकि मुझे कुछ मिल सके, पर हाँ एक विश जरूर है मेरी। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि मूर्तियां बनाता है। मेरे को इसका नाम नहीं पता, मतलब क्या बोलते हैं गाइस ये जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, स्टैचू वगैरह, क्या बोलते हैं इन लोगों को? कमेंट करके जरूर बताना, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया कुछ भी हो इसका। ये कह रहा होता है कि कितनी अजीब सी रिक्वेस्ट है, मैं इस बिजनेस के अंदर 30 साल से काम कर रहा हूँ, कभी भी मुझे एज ए रिक्वेस्ट नहीं आई, कितना ज्यादा अजीब सा स्टैचू बनवाने को कह रहे हो। तो जो चैस होता है कहने लगता है कि हमारी लेडी की तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज इसका जरूर से बना देना, क्योंकि मुझे यकीन है तुम ये सारा काम निपटा सकते हो। वो भी कह रहा होता है कि हाँ ये मैं निपटा सकता हूँ आसानी से, क्योंकि ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्पेशली जब जब इसकी इंस्पिरेशन कितनी ज्यादा करीब है मेरे। अगले ही पल कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक स्टेचू को ढो रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। लोग उनको बता रहे थे कि ठीक है थोड़ा और आगे लेकर के जाओ। वहीं पे अपना रोस्टिन सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा रीना ने इस तरीके स्टेचू को बनवाया है। रीना भी उसी ओर देख रही थी, कह रही होती कि अगर हम लोग ये स्टेचू को यहाँ पर लगा देते हैं तो पूरे ईस्ट किंगडम को भी ये स्टेचू अच्छे तरीके से दिखेगा। सबके सब वो स्टेचू को वहीं पे खड़ा कर देते हैं और इस स्टेचू को दिखाया जाता है जो कि एक फार्मर लेडी का होता है। उसको देख करके लोग कह रहे होते कि मैंने ऐसा स्टेचू कभी भी नहीं देखा, एक ऐसा स्टेचू जो कि किसानों के यादों में बनाया है। सच में क्या तुम यकीन कर सकते हो? ये स्टेचू एक ऐसे एरा में बनाया जहाँ पर कि स्टेचू केवल गॉड्स, नोबल्स और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के ही बनाए जाते थे। आम किसानों की प्रतिमा साबित करना सरासर असंभव है। आई मीन आम किसानों का स्टेचू बना करके सरासर यहाँ पे खड़ा कर देना इम्पॉसिबल सी चीज है। वहीं पर रीना कह रहे थे कि अब जब हमने इस स्टेचू को यहाँ लगा दिया तो फिर हर किसी को ये बात का पता चल जाएगा कि हम नॉर्थनर्स हर एक किसान की रिस्पेक्ट करते हैं।
और ये स्टेचू उसी के साइन के प्रतीक में यहाँ पे खड़ा हुआ है और सेम उसी जगह पे जहाँ पर कि इसकी जरूरत है। मैं होप करती हूँ कि सारे के सारे फार्मर्स हमारी साइड में आ जाए और उस कमीने ड्यूक रूबेल्ट को वहाँ अकेला छोड़ दे। सच में मजा ही आ जाएगा। और अपनी यहाँ पे डेविलिश स्माइल करने लगती है, काफी अजीबो गरीब से हंस रही होती है। उसको हंसता हुआ देख अपना ड्यूक कह रहा था कि एक ऐसी लेडी जो कि अपने ही फादर का डाउनफॉल चाहती है, सच में क्या ही अजीब सी है। अब क्या सोचूं इसके बारे में कि मैं इस जैसी अजीब सी औरत के प्यार में पड़ गया। वही हमें किसी और ही जगह सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये कुछ लोग कुछ माइंड करते हुए जा रहे होते, कह रहे होते काफी अंधेरा हो गया, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। तो ये कहने लगता है कि रुको जरा, ये कितनी ज्यादा ट्रेजरियस चीज है, बहुत ज्यादा कीमती है, हमें इसको अपने साथ लेकर के जाना चाहिए, देखो यहाँ पे कितनी सारी है। तो दूसरा कहने लगता है कि ओ तेरी, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया, हम तो बस यहाँ से जाने वाले थे। क्या ही किस्मत है भाई तेरी, कितना ज्यादा खजाना मिल गया हम लोगों को। इसको तो हम लोग और भी ज्यादा जल्दी से हार्वेस्ट कर लेंगे तो और भी ज्यादा इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। चलो चलो जल्दी से, हमें अंधेरा होने से पहले इसको लेकर के निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो दूसरा वाला कहने लगता है कि रुको, अभी क्या तुमने ये आवाज सुनी? और एक जोर से चीख मारता है कोई, जो सुन करके ये दोनों घबरा जाते हैं, कहने लगते हैं पीछे मुड़ के कि ये क्या था आखिरकार। रुको, ये जमीन कहाँ गई? दोनों जहाँ खड़े हुए होते हैं वहां से जमीन ही गायब हो चुकी होती है। देन सीन कट होकर के आ जाता है टीना के हाउस के ऊपर, जहाँ पर कि कैलिया काफी ज्यादा कैलियन काफी ज्यादा जमाया ले रहा होता है। कहने लगते कि हे थैनोस, आखिरकार इस टाइम पे तुम कहाँ पर जा रहे हो? वही थैनोस को देखते हैं जो कि ब्लैक फ्लेम्स को रिलीज कर रहा होता है। जो देख वो हैरान कह रहा होता है, क्या तुम ब्लैक मैजिक का यूज कर रहे हो थैनोस? तुम लेडी जीना के मैजिक का यूज कर रहे हो? फिर कहानी सुनाने वाला बता रहा था जिस टाइम पे डीमन लॉर्ड अफेयर हुआ, जो कि हर एक सिटी को अपनी ब्लैक फ्लेम से इन्फ्लुएंस कर रहा था, उस समय एंजल उतरी आसमानों से और पूरी दुनिया को बचा लिया अपनी होली पावर्स के साथ। इस बात को लगभग 1000 साल हो चुके हैं जब से मुझे है और हाई प्रीस्ट को ये बात का पता चला। गॉड ने खुद ही हमें ये मैसेज दिया था और उस पल से हम लोग इंतजार करते हुए आए सेंटस का कि किस समय सेंटस आएगी आसमान से उतर करके और हमारी इस दुनिया को बचाएगी। भाई हम सेंटस को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने की ट्राई कर रही होती, पीछे से एल्डन आ जाता है, उसको देख करके वो भी हैरान। वो कहने लगता है कि माय लेडी, क्या फिर से भागने की कोशिश कर रही हो? तो वो कहने लगते कि नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा आराम करना चाहती थी, थोड़ी बहुत खेल कूद इधर उधर। तो वो कहने लगता है कि मैं दोबारा से आपको कहना चाहूंगा, आप यहाँ से टेंपल छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो सेंटस भी बोलती कि पर लेकिन हे पर वर कुछ भी नहीं, तुम वर्ल्ड के सेवियर हो, तुम्हें वर्ल्ड को बचाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम्हें एक घर के अंदर बंद रह के ट्रेनिंग करनी पड़े या फिर कहीं और, पर तुम्हें ये सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि यही तुम्हारी जगह है और यही तुम्हारा काम है। प्लीज आप अपने स्केड्यूल को फॉलो कीजिए और बाकी की फालतू की चीजें में मत लगिए। तो वो भी निराश हो जाती है, वो कह रही होती है ठीक है सर। मनी मन तो एडन भी कह रहा होता कि मैंने हजारों सालों का इंतजार किया सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, अब सारी अपनी इतनी ज्यादा मुश्किल मशक्कतों के बाद इस सारी चीजों को ऐसे नाकाम नहीं देने जा सकता। तुम तो सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल की तरह लग रही हो, एक ऑर्डिनरी गर्ल, पर तुम इतनी ज्यादा ऑर्डिनरी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देन अगले ही सीन में दिखाया जाता है सेंटेंस कह रही होती है क्या वेस्टर्न लिब्रेंथ, तो वो भी बता रहा होता है कि हाँ कुछ दिनों पहले जब वेस्टर्न्स लोग वो मशरूम वगैरह इकट्ठा करते थे तो वहां पर एक खाई एकदम से ओपन हो गई थी। उसका तो कहना है उसके अंदर से काफी इमेंस डीमन ओरा सा आ रहा है, तो लोग घबरा रहे हैं। ये भी कह रही थी क्या डीमोनिक ओरा? उसको घबराता हुआ देख अपना एडन कहने लगता है क्या इसको डर है? फिर वो बताता है कि देखो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां हम सिर्फ तुम्हें अकेला नहीं भेज रहे हैं। देन हमें दिखाया जाता है वेस्टर्न माउंटेन रेंज का सीन जहाँ पर कि ये जो सेंटेंस होती है मोस्टर्स को मार रही होती है और काफी इजीली खत्म भी कर देती है, जो देख करके जितने भी नाइट्स होते हैं प्रीस्ट होते हैं वो इसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कहने लगता है कि आपने तो काफी जल्दी इस डंजन को क्लियर कर दिया। वहीं एडन कह रहा होता है ये कितनी अजीब बात है, यहाँ मोस्टर्स कितने ज्यादा कमजोर थे, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको डिजाइन किया गया था ताकि सेंटर्स की मदद की जा सके। वहीं पर सेंटर्स का भी इस मोस्टर को मारने के बाद लेवल अप भी हो जाता है, लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। एडन को कुछ अजीब ही लग रहा होता है, कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों पर ये डंजन मुझे काफी ज्यादा अजीब सी लग रही है, हर एक पल सरप्राइज करती जा रही है। फिर अगला पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लाइब्रेरी में सेंटेंस आते हुए कह रही थी एक्सक्यूज मी सर एडन, जब अब मैंने डंजन को क्लियर कर दिया तो भी क्या अपने दोस्तों से मिलने के लिए मैं जा सकती हूँ? तो वो कहने लगता है कि नहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास अभी समय नहीं है। तो वो कहने लगती कि पर अभी नहीं है, पहले भी नहीं था, तो फिर कब आएगा? अगर ऐसा चलता रहा तो फिर मेरा तो स्केड्यूल खाली होता ही नहीं, मैं ट्रेनिंग ही करती रहूंगी क्या हर एक समय? तो एडन कहने लगता है क्या सच में तुम सिर्फ ट्रेनिंग के लिए कंप्लेन कर रही हो?
तुम सेंट अजीज की ड्यूटी है वर्ल्ड को बचाना, तुम ऐसा कह रही हो। तो फिर इसी का सेंटस कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्या आप मेरे फ्रेंड बनना पसंद करोगे। तो वो डायरेक्टली मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे टास्क मिला है आपका आपका असिस्टेंट बनने का और मैं वही पूरा करना चाहता हूँ। मैं आपका फ्रेंड बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब से यार ये सीन कट होता है, एक बंदे को देखते जो ये कह रहा होता है कि सर रैटन बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, पूरे इंटायर कैपिटल के अंदर आग सी लग चुकी है, हर एक जगह यहाँ पर इसी चीज के बारे में बात कर रहा है। तो वो भी कह रहा होता क्या, किस बारे में बात चल रही है, कौन सी आग, क्या हो गया। तो वो कह रहा होता कि पूरी कैपिटल के अंदर यही सारे रिमर्स फैल रहे हैं कि आग लग गई, लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि आज ही ऐसा दिन है जिस दिन सेंटेंस ने अपनी ट्रेनिंग को स्किप कर दिया और वो कैपिटल की ओर निकल गई। और यहीं पर ये सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है रीना के हाउस का सीन। रीना कह रही थी क्या तुम्हारे मुताबिक थैनोस ब्लैक मैजिक यूज कर पा रहा है। और इसके इसी सीन के साथ गाइस एपिसोड नंबर 10 यहीं पर एंड होता है। वीडियो कैसी लगी हो, मजेदार लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमें सपोर्ट करने के लिए। हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।